अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 51 से ना एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस देख लिया था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फ्रॉम द सेम चैप्टर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल। अब हमें जो एक टाइप देखी थी ना एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में, उसमें हमने देखा था एक मेम्ब्रेनस फॉर्म भी थी उसकी, जिसमें मेम्ब्रेन बनी हुई थी ऑन द टॉन्सिल्स। अब उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डीडीज़ होते हैं। उसके लिए आपके पास एक जो निमोनिक है ना, दैट इज़ माला डी वाइट, ठीक है, वाइटामिन, माला डी वाइटामिन, इसको मैला डी वाइटामिन भी कह सकते हो। इससे आपने जो है ये निमोनिक याद रखना है। एम फॉर मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, ए फॉर एफ्थस अल्सर, एल फॉर ल्यूकीमिया, ए फॉर एग्रेनुलोसाइटोसिस, डी फॉर डिप्थेरिया, वी फॉर विंसेंट्स एंजाइना, आई फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड टी फॉर ट्रोमा। अब इसमें देखें जो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होगा ये आपके पास होगा ड्यू टू, इसकी मैं आपको पिक्चर्स अभी दिखाती हूँ सारी, पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से। जो पायोजेन्स होते हैं ना, जो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं पास, उन ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होता है, ठीक है। और हमें मीडियल सरफेस ऑफ टॉन्सिल्स पे नज़र आ रहा होता है, जो कि हमने एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में देखा था ना, सेम वही वाली है ये। इसको हमें एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करना है बाकी सबसे, ठीक है। इसके डीडीज़ देखने हैं। इसके बाद अलावा जो एफ्थस अल्सर होता है ना, ये एक्चुअली आपके माउथ में अल्सर बन जाता है, और ये मोस्टली जो आपके लिप्स के अंदर वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे बना होता है। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया आपको पता है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इट्स द टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। जो ब्लड का कैंसर होता है वो ल्यूकीमिया होता है। और उसमें आपने देखा होगा कि वो जो है मोस्ट कॉमन जो बच्चों के अंदर होता है वो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है ना। अगर आपने पैथो में पढ़ लिया हो ब्लड के चैप्टर, तो उसमें पढ़ा होगा कि जो बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ना, वो ये होता है ल्यूकीमिया। उस केस में क्या होता है कि जो है ना ये मेम्ब्रेन बन जाती है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, लिम्फोमास का केस हो सकता है ना। उसके अलावा जो है आ जाता है एग्रेनुलोसाइटोसिस। जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स की ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं WBCs, उनकी अमाउंट कम होती है, वो हमारी बॉडी को जो है हेल्प नहीं कर सकते कि जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको फाइट ऑफ कर सके। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे मेम्ब्रेन बना देते हैं, तो ये उस केस में आएगा। इसके अलावा क्या होता है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया की हम अलग से एक मेम्ब्रेन देखेंगे। इसका जो है फॉशियल बैक्टीरिया, जो कि बहुत, डिप्थेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है वो इसमें देखेंगे। विंसेंट्स एंजाइना इज़ एक्चुअली बाय द सिफिलिस ऑर्गेनिज्म। ये आपका सिफिलिस एक ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होगा। ये एक्चुअली जो है ये बनाता है ना जो मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं विंसेंट्स एंजाइना, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये आपको पता होगा, EBV वायरस जो होता है, एप्सिन बार वायरस, उसकी वजह से होता है। और ट्रॉमा की वजह से भी कोई मेम्ब्रेन जो है वो बन सकती है, ट्रॉमेटिक असर की वजह से, ठीक है। ये सारी इसके कॉजेज़ हैं। अब हम इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। सो नंबर 1 पे हम देखते हैं, ये नंबर 1 अगर हम देखें तो दिस इज़ द डिप्थेरिया। डिप्थेरिया की ये वाली आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और ये कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से बनता है। और इसमें होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो कलर होता है वो हमारे पास मोस्टली ग्रेइश कलर होता है, ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन होती है। और इसकी जब इसकी हम रिमूवल करते हैं ना, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको पता है इसका डिप्थेरिया की वजह से ये मेम्ब्रेन बनती है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास आता है, अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ एक्चुअली द ग्रेइश मेम्ब्रेन ओवर द राइट टॉन्सिल इन विंसेंट एंजाइना। विंसेंट एंजाइना मैंने आपको बताया कि ये स्पायरोचीट्स की वजह से होता है, और स्पायरोचीट्स जो होते हैं ये इस तरह की मेम्ब्रेन जो है वो बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अल्सर बनाता है, ये मतलब इसमें ऐसे होता है कि जब हम इसको रिमूव करते हैं ना, तो नीचे अल्सर बन जाता है, इरेगुलर अल्सर बन जाता है। ये इनका डिफरेंस होता है। डिप्थेरिया की मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, और इसकी मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं तो नीचे इरेगुलर अल्सर बन जाता है। फिर हम उस अल्सर के अंदर से ऑर्गेनिज्म का कल्चर लेते हैं और फिर उसको देखते हैं, तो वो स्पायरोचीट्स मोस्टली होते हैं, या हमारे पास फ्यूजिफॉर्म बेसिलाई भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है दिस इज़ द एफ्थस अल्सर, जो मैंने आपको बताया था। ये जो लिप्स का अंदर वाला एरिया है ना, वहाँ पे एफ्थस अल्सर बना हुआ है। तो ये भी जो है एक यहाँ पे मतलब जो है ओरल कैविटी में भी ये बन सकता है, ओरोफेरिंक्स में भी जो है ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ये एफ्थस अल्सर होता है, और ये बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। और इस तरह का ये अपेयर होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, ये एक्चुअली हमारे पास होता है जो है ये कैंडिडा के इन्फेक्शन के अंदर हो जाता है। अब कैंडिडा का जो इन्फेक्शन होता है वो आपको पता है ये ऑपोर्चुनिस्टिक फंजाई भी है। तो इसकी जो कैटेगरी है ना, वो हमारे पास आती है एग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। जब हमारी बॉडी में जो है वो कम होते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम होता है, जो फाइट ऑफ नहीं कर सकते, तो उस केस में जो है ना ये बन जाते हैं,
ठीक है। एग्रेनुलोसाइटोसिस जिसमें अल्सरेटिव लीयंस बनती हैं टॉन्सिल्स में, ओरोफेरिंक्स में कहीं भी बन सकती हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है क्योंकि उसका जो ल्यूकोसाइट काउंट होता है वो कम होता है, 2000 से भी कम होता है, ठीक है। 2000 पर क्यूबिक जो मिलीमीटर होता है उससे भी कम होता है, या 50 से भी हमारे पास कम हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और जो है ये मसला होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्दर कैंडिडा का इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, तो इस तरह का वो फिर अपीयर होता है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडा का भी हमने देख लिया, कैंडिडा इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल, ठीक है, इसमें हमें नज़र आएगा। फिर होती है कि कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है जो यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, मेलिग्नेंसी हो सकती है, उसकी वजह से भी ये जो है वो टॉन्सिल्स जो हैं वो पेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो ये वाला जो होगा ये इस तरह का जो पेयर हो रहा है, दिस इज़ गेम वही वाला मेम्ब्रेनस अल्सर जो हमने देखा था एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में। इसके अलावा जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो एप्स्टीन बार वायरस होता है वो एक्चुअली जो है इन्वॉल्व होता है, और उसमें टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, उनके तो मेम्ब्रेन आ जाती है, और लिम्फ नोड्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं। अब उसमें जो है ना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में एप्स्टीन बार वायरस के जो उसमें ना स्प्लीन भी इंलार्ज हुई होती है, लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो फिर हमें इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जनरल बॉडी सिम्टम्स देख के, और फिर एप्स्टीन बार वायरस को हमने जो है वो डिटेक्ट करना होता है मोनोस्पॉट टेस्ट से, इसका आपको पता होगा, और हेट्रोफिल एंटीबॉडी का टाइटर जो है उसमें नज़र आ जाता है। ये हो गया। उसके बाद एक रह गया है वो ट्रॉमेटिक अल्सर है, वो ये होता है कि कोई भी इंजरी अगर ओरोफेरिंक्स में हो तो उसके रिजल्ट में जो हीलिंग होती है ना वो हीलिंग इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ट्रॉमा किस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई टूथब्रश कर रहा था और एकदम से उसको जो है ट्रॉमा हो गया अंदर की तरफ टॉन्सिल एरिया में, या वो पेंसिल जैसे बच्चों ने डाला होता है माउथ के अंदर, या फिंगर्स को अंदर डाल रहे होते हैं बच्चे, तो वो ट्रॉमा कर सकते हैं टॉन्सिल्स के अंदर, ठीक है। तो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना हमारे पास ट्रॉमेटिक अल्सर की, वो 24 आवर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये होता है सारा हमारे पास इनका माला डी, माला विटामिन डी, ठीक है, माला विटामिन डी जिसमें हमने देखा एम फॉर जो सबसे पहले मेम्ब्रेनस जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ए फॉर हमारे पास एफ्थस अल्सर्स जो हमने यहाँ देखे हैं, एल फॉर ल्यूकीमिया, ठीक है, जो यहाँ पे आपको नहीं दिखाया हुआ, ल्यूकीमिया का केस हो सकता है जिसमें एक्चुअली एएलएल के बच्चे होते हैं, लिम्फोमास वगैरह का केस होता है, मैलिग्नेंसी का केस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है विंसेंट एंजाइना होता है, वी फॉर विंसेंट एंजाइना जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आई फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, और जो है टी फॉर ट्रॉमा, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है कि जो कैंडिडा की जैसे हो सकता है यहाँ एग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। ये आपका सारा अच्छा सा जो है ना तैयार हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं फॉशियल डिप्थीरिया। सो फॉशियल डिप्थीरिया के लिए जो आपका टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू। इसमें सबसे पहले हम कॉज देखते हैं फॉशियल किसको कहते हैं। फॉशियल कहते हैं जो आपका जो और मतलब ओरो होता है ना, आपका जो ओरल रीजन होता है मतलब माउथ होता है, उसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, पीछे वाला हिस्सा ये वाला जहाँ पे यूवला होता है, जहाँ पे टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, इस एरिया को हम फॉशियल एरिया कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जब डिप्थीरिया के इन्फेक्शन हो जाएगा विच इज़ कॉज बाय द ऑर्गेनिज्म नाउन एज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और जो है इसमें जो है अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो दैट इज़ द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है। और ये इसने इस तरह से मेम्ब्रेन बनाई होती है, ये ऑर्गेनिज्म है, और ये मोस्टली ओरोफेरिंक्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। ओरोफेरिंक्स जो ओरल और फेरिंक्स का जो कनेक्शन पार्ट होता है वहाँ पे इन्वॉल्व करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये पास करता है। अगर किसी के माउथ के अंदर ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हों, कैरियर्स भी हो सकते हैं और एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के जैसे होता है, इस तरह के वाइट कलर की मेम्ब्रेन बना देते हैं अंदर माउथ के अंदर, जैसे आपको नज़र आ रही है कि इस रीजन में ओरोफेरिंक्स में बनाते हैं, और जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड के जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, मोस्टली वो जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई होती है। ओरोफेरिंक्स में ये इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये ना हमारे पास पीछे लेरिंग्स में भी जा सकता है, नेज़ल कैविटी में भी जा सकता है, ठीक है, और ये लेरिंग्स में भी जा सकता है, ठीक है।
इस तरह से ये होता है। और ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन बनाता है, क्लिनिकल फीचर्स में हमने देख लिया। और ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन जो उसकी होती है ना, वो कहाँ कहाँ जा रही होती है, ये पीछे यूवला के ऊपर आ रही होती है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल के ऊपर, टॉन्सिल्स के ऊपर, ये सारों के इधर फैली होती है, ठीक है। फिर ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को इनलार्ज कर देती है, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कितनी बड़ी उसकी नेक हो गई है, जुगलू डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स को इनलार्ज कर देती है और इस तरह से प्रेजेंट होती है। इतनी बड़ी गर्दन हो जाती है, इनलार्ज टेंडर, हाथ लगाने से दर्द हो रही होती है, और इसको हम बुल नेक अपीयरेंस कहते हैं। अच्छा, ये टेंडर से मुझे याद आया, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में एक बात आपको बतानी थी कि जुगलू डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स की जब इन्वॉल्वमेंट हो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में तो वो टेंडर होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो होता है उसमें वो जुगलू डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स इनलार्ज तो हुए होते हैं लेकिन उसमें टेंडर नहीं होते, ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें बुल नेक अपीयरेंस होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर MCQ के बुल नेक अपीयरेंस किस में होती है, दैट इज़ एक्चुअली इन द केस ऑफ डिप्थेरिया, ठीक है, उसके इन्फेक्शन में होता है। और फीवर भी हमारे पास पेशेंट को हुआ होगा ऑब्वियसली। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, खुद सोचें कि किसी की गर्दन इतनी बड़ी हो गई है, ये लैरिंक्स को इन्वॉल्व करेगा, मैंने आपको बताया ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको जो है क्या हो सकता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, उसका सांस बंद हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो इसकी जो है ना बहुत ही ना मतलब लाइफ टेकिंग जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डिप्थेरिया की। नंबर 1 पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, नंबर 2 में मायोकार्डाइटिस है, नंबर 3 पे इसमें जो है नर्व्स पैरालिसिस हो जाती है। हमारी मोस्टली जो ये आपको नज़र आते हैं ना, ये मतलब मसल्स जो होते हैं जहाँ पे ये फैलेगा, तो जो मसल्स होंगे इर्द गिर्द के सॉफ्ट पैलेट के ऊपर ये फैलेगा, तो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स की पैरालिसिस करवा देगा, ठीक है। डायफ्राम की पैरालिसिस करवा देता है, ये ऑक्यूलर मसल्स की पैरालिसिस करवा देता है। अब जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आप देखें इस रीजन को कि सारा म्यूकस प्लग हो गया क्योंकि पैरालिसिस हो गई है मसल्स की। अब बंदे की जो जब पैरालिसिस हो जाएगी नर्व्स की तो उसके मसल्स काम नहीं करेंगे, वो जो भी खाएगा तो वो अंदर नहीं लेके जाया पाएगा, मसल्स उसके हेल्प नहीं करेंगे, उसके रेस्पिरेटरी मसल्स हेल्प नहीं कर रहे होंगे, तो इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस आपने माइंड में रखनी है। फिर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्थीरिया, जिसमें हम जो है सबसे पहले ये वाली ट्रीटमेंट करते हैं एक्सोटॉक्सिन की, ठीक है। जो एंटीटॉक्सिन जो होती है डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है उसके अगेंस्ट हमने देनी होती है। अब अगर तो 48 आवर्स से कम का बच्चा है ना, ठीक है, और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, पता चला है हमने उसको डिप्थीरिया है, तो उसको जो डोज देनी होती है वो 20,000 to 40,000 देनी होती है, 20,000 to 40,000, ठीक है। ये किस बच्चे को देनी है, जो कि 48 आवर्स से कम का अभी टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर 48 से ज़्यादा टाइम हो गया और वो बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन एक्सटेंसिव हो चुकी है तो फिर हमने जो है डोज़ ज़्यादा कर देनी है एंटीटॉक्सिन की, ठीक है। और वो एंटीटॉक्सिन की डोज़ क्या है, वो है 80,000 टू, ठीक है, वो 20,000 to 40,000 थी ना, और ये जो है ये 80,000 से 120,000 है, ठीक है, 120,000 यूनिट्स, इसकी यूनिट्स भी आपने याद रखनी है। तो ये डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होती है। अब इसका जो एक काम होता है ना डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ये मैंने हॉर्स इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये याद कराने के लिए कि हॉर्स सीरम से तैयार होती है, ठीक है। ये देखें हॉर्स सीरम से तैयार होती है, और हॉर्स सीरम से तैयार होती है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में रिएक्शंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को टेस्ट डोज देनी होती है चेक करने के लिए कि उसको कहीं हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है उससे, और साथ ही अगर उसको हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसके साथ हमने पास रखना होता है, एड्रीनालीन को साथ रखना होता है। अगर उसको हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम एड्रीनालीन देते हैं और उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी का है, और यह है कि अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो डीसेंसिटाइजेशन करते हैं, उसका आपको प्रोसीजर पता होगा कि वो हम थोड़ी थोड़ी डोसेस दे के फिर पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, ये हो गया नंबर 1 ट्रीटमेंट डिप्थीरिया एंटीटॉक्साइड। दूसरा ट्रीटमेंट होता है ड्रग्स का, जिसमें हम पेंसिलिन देते हैं। पेंसिलिन की डोज आपने याद रखनी है, 600 मिलीग्राम्स हम देते हैं, ठीक है। 6 आवर्ली देते हैं, 6 आवर एवरी 6 आवर्स फॉर 1 हफ़्ता, ठीक है। 1 वीक के लिए हमने जो है वो हर 6 हफ्ते उसको कहना है, हर 6 घंटे, ठीक है, 1 हफ़्ता हमने उसको देनी है पेंसिलिन, कहना है हर हफ्ते तुमने, सॉरी, हर 6 घंटे में तुमने जो है वो 600 मिलीग्राम की ये गोली खानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर तो पेंसिलिन को सेंसिटिविटी, मतलब पेंसिलिन जो है ना सेंसिटिव है, कोई बंदा उसको रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं पेंसिलिन से, तो हमने उसको एरिथ्रोमाइसिन देनी होती है, ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन की जो डोज़ है वो 500 मिलीग्राम की है, इससे थोड़ी सी 100 ग्राम कम है, अदरवाइज सेम है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन की जो डोज़ है वो 500 मिलीग्राम्स है, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया। अब इसके हम देख लेते हैं पास्ट रेसिक्यूज़। सो इसके पास्ट रेसिक्यूज़ में सबसे पहले वाला देख लेते हैं। 10 years ओल्ड गर्ल है, मीन्स दैट स्कूल गोइंग एज की है, ठीक है, और उसको सोर थ्रोट हुआ हुआ है, गला उसका ख़राब है। वो पिक्चर याद है आपको सोर थ्रोट वाली, 4 days से है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होगा ना, एक्यूट केस है।
पेन होना शुरू किया उसके लेफ़्ट ईयर में। लेफ़्ट ईयर वाली पिक्चर याद है ना, वो बच्चे ने हाथ रखा हुआ था, बच्ची ने ऐसे पेन हो रही थी। तो डायग्नोसिस क्या होगा इसका, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होगा और उसका आपने ट्रीटमेंट लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम कर लेते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो क्रोनिक में आपको बस ये अगर देंगे ना सिनेरियो, तो इस तरह ही देंगे कि हिस्ट्री उसकी प्रोलॉन्ग्ड होगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़े से साइंस दे सकते हैं। अच्छा, इसमें ना क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में एक चीज़ रह गई थी, मैंने आपको बताया था, उसकी क्रोनिक फाइब्रॉइड टाइप होती है। क्रोनिक फाइब्रॉइड टाइप जो होती है ना क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की, उसमें ना इन जो साइन आ रहा होता है कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें से चीज़ी मटीरियल निकलता है, उसको हम कहते हैं इवान मोर साइन। ठीक है, इवन मोर साइन ये नाम होता है, कि आपने अपनी बुक्स पे लिख लेना, बुक पे नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके बाद ये साइंस आपने बताने होते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के सारे, ठीक है। क्रोनिक पैरेंकाइमाइटिस टाइप के बताने हैं, फॉलिकुलर टाइप, फाइब्रॉइड टाइप सबके बताने हैं, फ्लशिंग बतानी है जो कि इसका इंपॉर्टेंट टाइप होता है, इंटीरियर पिलर्स पे फ्लशिंग हुई होती है। और जुगुलर डाइगैस्ट्रिक जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो लार्ज होते हैं लेकिन टेंडर नहीं होते, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए इसके सारे साइंस ऑफ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि इस तरह से ये आया होता है डिप्थेरिया का ना, इस तरह से आता है कि डायग्नोस कैसे करेंगे केस ऑफ डिप्थीरिया, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और उसको आप ट्रीट कैसे करोगे। तो बहुत इजी इसके क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से ये चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लेना। जज़ाकल्लाह।